वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उस तरह से मेहनत करते रहिए और हमसे जो आपके मेहनत में जो सहभागी हम बनने के लिए बनेंगे उसके लिए हम तैयार हैं और निश्चित रूप से हम आपके मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़्यादा सार्थक बनाएंगे। आपका सीटेट एग्ज़ाम होने दीजिए, आप देखिएगा कि कैसे आप जो ये सीरीज़ कंप्लीट कीजिएगा तो किस तरह से क्वेश्चन वहाँ भी सेम टू सेम पूछता है। सीटेट ही ऐसा एग्ज़ाम है जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या करता है, रिपीट करता है। बाकी ऐसा बहुत कम ही एग्ज़ाम है जो क्वेश्चन को रिपीट करता है, लेकिन सीटेट क्वेश्चन को भी रिपीट करता है। तो पहली बार जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है तो उस ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर दूसरा बार भी ऑनलाइन टेस्ट दूसरा बार ही होने वाला है। तो पहला वाला जो प्रकृति है, पहला वाला जो स्टैंडर्ड है ऑनलाइन क्वेश्चन पूछने का, वही आपसे अगले बार इस बार भी वही पूछेगा। इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखिए और पूरे क्वेश्चंस को लगाइए। आपको अगर वीडियो क्वालिटी कम दिखती होगी, ऑटो होगा, तो वहाँ 360 वीडियो क्वालिटी कर लीजिए जा करके, वहाँ सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी में सेटिंग में जा करके 360 कीजिए, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पहले खुद से क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद फिर हम जो आंसर बताते हैं उस आंसर को देखिए और फिर एनालिसिस भी हम आपको साथ ही साथ में देते जा रहे हैं। चलिए, तो आज से अब हम शुरू करते हैं। अभी से पहला क्वेश्चन, ये आपका 30 दिसंबर का पेपर है। ये आपका 30 दिसंबर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लगाइए। तो एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। बिल्कुल सही। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो कोई बालिका है, वह बालिका जो है वह कूदना सीखने से पहले क्या करता है? कूदना सीखने से पहले वह बालिका क्या सीखती है? उछलना सीखती है, चलना सीखती है। पहले वह चलना सीखती है यह बालिका। तो इसीलिए यह पूछ रहा है कि विकास के किस सिद्धांत से यह संबंधित होगा। तो यह विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं क्या? इससे संबंधित होगा? बिल्कुल नहीं। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करती है, ये बिल्कुल सही है। समान प्रतिमान का अनुसरण करती है विकास। पूर्व अनुमानित प्रतिमान जो होते हैं, जो पिछले चीज़ होते हैं, पहले वह होता है, जस्ट उसके बाद एक स्टेजेज बना हुआ है कि बच्चा पहले क्या करता है, पहले वह बैठना सीखता है, फिर वह खड़ा होना सीखता है और उसके बाद वह चलना सीखता है। तो एक स्टेजेज का, एक प्रतिमान का वह अनुसरण करती है। तो यही आपका सही और सटीक आंसर होगा। बाकी विकास के प्रति सततगामी नहीं है, ये सब तो गलत ही है। तो सही आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बालक में विकास, वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो बालक के वृद्धि और विकास में क्या शामिल है जी? आपको पता होगा कि बालक के वृद्धि और विकास मात्रात्मक परिवर्तन भी है, गुणात्मक भी है। तो सिर्फ मात्रात्मक कहना गलत होगा वृद्धि को, विकास को। तो इसी सिर्फ गुणात्मक कहना भी सही नहीं होगा विकास को। इसलिए दोनों, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों शामिल होता है बालक के वृद्धि और विकास में। तो ये आंसर आपको सही और सटीक मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, जरा अच्छा से पढ़िए इसको। और कह रहा है कि कौन सा भौतिक एवं सामाजिक, जब बात भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की आती है तो वहाँ बात किसकी होगी जी? प्रकृति की तो हो ही नहीं सकती। प्रकृति तो क्या होती है? हेरिडिटी से आती है। आनुवांशिकता भी नहीं हो सकती है, लालन पालन भी नहीं हो सकती, लालन पालन हो सकती है ना, लालन पालन हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? लालन पालन, या इसी को आप पोषण भी कह सकते हैं। इसी शब्द को, लालन पालन को ही हम पोषण बोलते हैं कि भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। ये पोषण उसके विकास के दौरान बहुत प्रभावित करता है, बच्चा इससे सीखता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? देखिए, समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं यहाँ से आपसे
पूछा है। तो प्राथमिकरण की प्राथमिक संस्थाएं सामाजिकरण की कौन है? आपको पता होगा कि प्राथमिक संस्थाएं क्या होती है जी? परिवार होती है। पहली बात तो ये है कि परिवार होती है प्राथमिक संस्थाएं। तो परिवार जहां भी है पहले उसको ले लेते हैं। और द्वितीय जो होती है संस्थाएं सामाजिकरण की, वो स्कूल होती है। तो स्कूल जहां भी है तो काट ही दीजिए। संचार भी क्या है जी? द्वितीय का उदाहरण, तो ये भी कट गया। पास पड़ोस एवं शिक्षक, ये भी शिक्षक क्या होगा? विद्यालय में होगा, इसलिए ये भी कट गया। तो कट गया तो लास्ट में आपको बचा परिवार एवं पड़ोस। बिल्कुल सही है कि परिवार तो प्राथमिक सामाजिकरण के प्राथमिक संस्थाएं होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आसपास जो बहुत क्लोज होते हैं वह भी प्राथमिक सामाजिकरण के संस्थाएं होती है, इसलिए नंबर 4 बिल्कुल सही होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। यह कहती है कि अगर तुम एक क्रेयॉन देगी तो हम भी तुमको एक क्रेयॉन देंगे, है ना, बात बराबर फिर हो जाएगा। तो वह कमल जो है वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह कौन सा अच्छा लड़का अच्छी लड़की का तो कोई बात ही नहीं है। सामाजिक व्यवस्था निर्वहन का तो कोई बात ही नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था का एक क्रम है, उसका हमें पालन करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य होता है, इस तरह की बात है नहीं। यहाँ सामाजिक समझौता अभिनवीकरण का भी कोई बात नहीं है। तो पहला यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण यही आपका होगा, क्योंकि एक देने के बाद जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, यानी सिर्फ अपने के बारे में जब मैक्सिमम हम सोचते हैं, तो वह जो अवस्था होती है नैतिक विकास की, वह अवस्था कहलाती है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। तो इसका हिंदी इंग्लिश आप देखना चाहते हैं तो आपको हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन इसे कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, कोई भी काम पर्पस से के कारण करता है और पर्पस के द्वारा ही वह संतुष्ट होता है अपने को, तो यही होगा आपका सही और सटीक आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं? तो किस चरण में करते हैं? साझा करते हैं, खेल संबंधी विचार साझा करते हैं, मतलब एक साथ खेलते हैं। और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं और कुछ वस्तुओं को सिंबॉलिक रूप में यूज करते हैं, सांकेतिक रूप से उसे दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, और लेकिन संरक्षण करने में असमर्थ है। लेकिन जो संरक्षण करने में असमर्थ है, तो पहले तो बात ये जान लीजिए आप लोग कि पियाजे से क्वेश्चन आया है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, जिसमें कि पियाजे ने कहा है कि संरक्षण करने में जो बच्चा असमर्थ होते हैं वह बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं, और जो बच्चा संरक्षण करने में समर्थ होते हैं, प्रतिवर्तता करने में समर्थ होते हैं, रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग में समर्थ होते हैं, वह बच्चा क्या होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो है ही नहीं, क्योंकि वह संरक्षण करने में असमर्थ है, तो ये कट ही गया। औपचारिक सबसे अंतिम हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की बात होती है, काल्पनिक सोच की बात होती है, तब यहाँ आती है। पूर्व संक्रियात्मक संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी से जुड़े हुए अनुभव इसमें आती है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपको नंबर 3 बिल्कुल सही मिल गया होगा। और नंबर 3 में ही यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे सांकेतिक रूप से, प्रतिनिधित्व रूप से, है ना, प्रतीकात्मक रूप से खेल खेलते हैं। तो आपको ये आंसर सही मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। एक जो 6 वर्ष की जो बालिका है वह सोचती है कि लंबे गिलास में अधिक और चौड़े बर्तन में से अधिक पानी आती है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है, उसको दिखाकर ही पलटा गया है। लेकिन पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? ये आपसे पूछा गया है, ये भी पियाजे से सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए। जो रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग नहीं कर पाता है, अर्थात जो एक ही चीज़ को एक ही एस्पेक्ट के सेंट्रलाइज तरीके से सोचता है, एक ही वे में देखता है, सिर्फ लेंथ को ही देखता है, वह ब्रेथ को नहीं देखता है, उसकी सभी विमाएँ को नहीं देखता है, तो वह होगा अपकेंद्रीय या
उसे पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत भी रखा गया है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि उसे क्या कमी है, इस कारण क्या है, तो डिसेंट्रलाइज वह नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस आती है, इसी की कमी है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन की क्या है उसमें कमी है, वह सिर्फ सेंट्रलाइज्ड सोच की तरफ करता है, इसीलिए उसको लगता है कि पानी जो लंबा है गिलास उसी में ज़्यादा पानी आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी वीडियो बड़ा बन जाता है, तो इसके लिए आप निफिक्र रहिए, आपको समझना भी है कि क्यों हुआ कैसे हुआ, इसीलिए आप लोग इसको तन मन धन से पूरा अच्छा से देखिए। धन की ज़रूरत नहीं है, फ्री ही है, बस आपके सर द्वारा हम सहयोग कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन जो भी सहयोग होगा हम कर रहे हैं। बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर रहा हूँ, बच्चा बोलता है कि मैं पहेली के हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक कहता है कि यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि यह बिल्ली के पैर है। बच्चा पंजे की बोलता है कि यहाँ पंजे आनी चाहिए। अध्यापक सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है जी, ये पूछ रहा है अध्यापक कि कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है जी, तो बच्चा कहता है यह वाला टुकड़ा दिखता है। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतः क्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है, तो यहाँ पर शिक्षक क्या है, इसके फोल्डिंग का काम कर रहा है, सहायता दे रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। तो ये वाइगोस्की के भाषा में इसे पार का नाम दिया गया है। सामाजिक अंतःक्रिया की विशेषता क्या हो जाएगा, ये पार देना हो जाएगा। अवलोकन अधिगम नहीं होगा, विवरणात्मक भी नहीं होगा और संज्ञानात्मक संघर्ष का सवाल ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत ही दिया है, अंतःक्रिया का सिद्धांत ही दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका कि पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं, ये पूछा है, किस तरह से सीखते हैं रचनावादी कक्षा में, ये पूछा है। तो बड़ों का अनुकरण करके बिल्कुल नहीं, अनुकरण करके तो रचनावादी का कंस्ट्रक्टिव सोच की तो कोई बात ही नहीं है। बड़ों को द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, बिल्कुल ही नहीं। पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, बिल्कुल ही नहीं। स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। जिन पियाजे ने कहा है कि बच्चा क्या होती है, नॉलेज का स्वयं कंस्ट्रक्ट करती है, निर्माण करता है, वह लिटिल साइंटिस्ट होता है, यह बात पियाजे ने कहा, और वह स्वयं से सीखता है। तो यही रचनावादी का सिद्धांत है, यही रचनावाद का कक्षा होगा। इसी तरह की रचनावादी कक्षा में बच्चे सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गार्डनर, जो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत है के अनुसार यदि किसी व्यक्ति दूसरे के अभिप्राय, भावनाओं और व्यवहार को समझने की योग्यता है, तो उनमें से निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि कही जाएगी। जब दूसरे की बात समझने की आए ना, तो वहां बात इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की होती है, ना कि इंट्रा की होती है। एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और एक होता है इंटर। जब हम स्वयं के बारे में समझते हैं, स्वयं के बारे में बेहतर से बेहतर जानते हैं और अपने स्वभाव विचार को समझते हैं और सही डायरेक्शन देते हैं खुद को, तो वह कहलाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वह दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को, विचारों को, उसके क्षमताओं को पहचान लेता है और उसके प्रति उसको सही मार्गदर्शन भी देता है, तो वह कहलाते हैं इंटरपर्सनल, अर्थात इसमें अंतः व्यक्तिक, ये तो नहीं होगा, सामाजिक बुद्धि तो होगा ही नहीं, अंतः व्यक्तिक भी नहीं होगा, व्यक्तिगत बुद्धि, अनुभव जन्य नहीं होगा, व्यक्तिगत बुद्धि है ना, व्यक्तिगत बुद्धि भी नहीं होगा। यहाँ होना चाहिए अंतर्व्यक्तिक होना चाहिए, सॉरी यहाँ अंतर्व्यक्तिक होगा, यही सही होगा। यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस किया है क्वेश्चन को, हालांकि इसका इंग्लिश हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका इंग्लिश देखिए आप लोग कि ये सवाल है कि इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इफ अ पर्सन हैज ए स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, सी इज सेड टू हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ देखिए बड़ा स्पष्ट कर दिया है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, तो इंट्रापर्सनल तो होगा ही नहीं। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, ये भी नहीं होगा।
सोशल इंटेलिजेंस ये भी नहीं होगा। इंटरपर्सनल, देखिए यही बोले ना हम, यहाँ पर गलती कर दिया हुआ, अंतर व्यक्तिक लिखना चाहिए, इसमें इंग्लिश में बिल्कुल सही है, इसलिए कहा जाता है कि एक बार इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा आप लोग। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, ना कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन, अध्यापिका को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका को दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। बात सही है कि सिर्फ महिलाओं को नर्स या अध्यापिका ही दिखाइए और पुरुषों को डॉक्टर या पायलट बनते हुए दिखाइए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। इससे क्या चिंतित होता है, इससे क्या पता चलता है, तो जेंडर सशक्तिकरण की कहीं बात नहीं है, जेंडर रूढ़िवादिता ही होगा, है ना, या पूर्वाग्रह ही होगा, और लचीलापन की कोई सवाल नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं, इसका तो आसान क्वेश्चन था और ये सवाल आप लोग बिल्कुल सही बनाए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को पढ़िए बड़ा अच्छा से। कथन और कारण दोनों दिया हुआ है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित जो भी छपा हुआ होना चाहिए, समृद्ध परिवेश आवश्यक है। बिल्कुल सही है, भाषा के विकास के लिए मुद्रित समृद्ध परिवेश की होना आवश्यक है। भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी सही है कि भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ये गलत होगा, क्योंकि आर जो है वह सही व्याख्या नहीं करता है ए की, क्योंकि ये तो भाषाई समृद्धता के बारे में बात करता है, लेकिन आर तो भावनाओं के बारे में बात करता है, तो व्याख्या नहीं करता है। ये और दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है एक ही, यही सही हो जाएगा आपका 2 नंबर का आंसर। इसलिए स्टेप का आंसर जो भी होगा एक बार जरूर अच्छे से पढ़िएगा और दोनों सेंटेंस को ढंग से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर ऑप्शन देख के लगाइएगा कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, पहले गलत को छाड़ दीजिएगा आप। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है ना। उसको प्रदत्त कार्य जो दिया जाता है उसमें सितारा उसको नहीं मिलता है, यानी स्टार नहीं दिया जाता है, तो वह क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। स्टार नहीं मिलता तो परेशान हो जाती है, वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है ना। जो आलोचना होती है वो उसके प्रति वह क्या करती है, रक्षात्मक रक्षा करती है, उसका रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। देखिए हमको स्टार बनाना नहीं आता है, फिर भी बना दिया है, आप लोग इसको दिल पर नहीं लीजिएगा। उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, ये नहीं है, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। क्या यह सही है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान न हो। ये कोई बात नहीं है कि उसे हर काम में सितारा मिले जिससे वह परेशान न हो, है ना। तो यह सुनिश्चित करना कि उसे किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा पुरस्कार न मिले जिससे कि उसकी आदत न पड़े, यह भी नहीं होगा कि प्रदत्त कार्य में कोई सितारा पुरस्कार न मिले जिससे उसकी कोई आदत न पड़े, है ना। उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि न देना, प्रतिपुष्टि देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं कि जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षणात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा, बताइए, आप लोग बताइए। तो इसमें क्या होगा, आप लगा चुके होंगे। तो ये सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान न हो, यह क्या सही होगा जी? नहीं, ये तो सही नहीं होगा, तो पहले इसको काट देते हैं। यह सुनिश्चित करना उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि न देना, ये भी कहीं तरह से सही नहीं है, तो 2 तो ऐसे कट गया। यह सुनिश्चित करना कि उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार न मिले जिससे कि उसकी आदत न पड़े, ये तो ठीक है, लेकिन किसी भी कार्य में सितारा या पुरस्कार ना मिले, यह बात बोल रहा है कि किसी भी तरह का उसे इंक्रीजमेंट नहीं दिए, तो ये भी उतनी अच्छी नहीं होगी। बच्चे को इंक्रीजमेंट देनी चाहिए, लेकिन इंटरनली रूप से कुछ देने चाहिए, है ना। उसे शाबाश या फिर इस तरह से देना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव हो, है ना। तो यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, यही उचित होगा। तो ये पहला नंबर आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, ये पूछा है कि जो नहीं है पोर्टफोलियो की विशेषता। तो बताइए, पोर्टफोलियो के बारे में पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से बता दीजिएगा। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। बिल्कुल सही है, पोर्टफोलियो के बारे में यह विशेषता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन करने में संलग्न करते हैं। तो ये भी क्या है, सही है, इसलिए ये भी गलत हो गया। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं के अधिगम, प्रकृति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करती है ना। तो ये भी क्या है, सही है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं, ये कोई बात नहीं है, और क्विज के तो कहीं पोर्टफोलियो में होते ही नहीं है। अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं, यही गलत है और यही क्या है, सही आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो की विशेषता के बारे में यही कथन क्या है, सत्य नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आपको समान कक्षा में शामिल करना है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना, बिल्कुल ही नहीं, निरादर नहीं कर सकते व्यक्ति विभिन्नता को, उसे एक्सेप्ट करना होगा और उसके लिए व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रख के हमें प्लानिंग करनी होगी। अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, बिल्कुल सही है कि अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्ति जो असेसमेंट की जो है उसको हम उसके अनुकूल बनाएंगे, है ना। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रखते हुए अपना प्लानिंग करना, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो एक ही गलत लग रहा है आपको 2 नंबर का। आपको लग रहा होगा कि 3 नंबर भी गलत है, लेकिन नहीं है गलत। ये 4 नंबर भी गलत है, लेकिन 4 भी गलत नहीं है। आप चाहिए तो आपको इंग्लिश हम दिखा देते हैं। थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में तो आप क्लियर देख ही सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। बिल्कुल सही बात है ना, कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाए, ऐसा प्लान बनाए हम जो इंडिविजुअलाइज्ड हो, है ना, सबके लेकर चले, है ना। तो ये तो सही होगा ना। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट्स एंड नीड्स, ये भी तो सही है। डिसरिगार्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। तो डिसरिगार्ड नहीं करना है, उसको निरादर नहीं करना है ना, रिगार्ड करना है, डिसरिगार्ड कभी नहीं होगा। तो एडॉप्ट असेसमेंट स्ट्रेटजी टू फैसिलिटेट लर्निंग, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो इसलिए दूसरा क्या होगा, गलत होगा। तीसरा और चौथा सही है, पहला है ना, तीसरा और चौथा ये सही है, यानी कि 3 नंबर का आपका सही हो गया। तो 3 नंबर आपका सही हो गया, पहला, तीसरा और चौथा। तो ये नंबर अगर आप मारे हैं 3 नंबर, तो बिल्कुल आप 1 नंबर जोड़ सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, है ना, नित्य क्रियाओं को, अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों के प्रति प्राथमिक लक्षण है। तो जहां इसको पकड़ने के लिए ना सबसे अच्छा सब्जेक्ट पर है ये कि व्यक्तियों पर अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना, है ना। दूसरों से जब नज़र चुराने की बात आती है ना, तो वह जो बच्चा होता है, इस तरह की जो बच्चा में जो विशेषता पाई जाती है, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श सब, वह होती है स्वलीन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत, वह स्वलीन वाला बच्चा के अंतर्गत वह पाई जाती है। तो इसका सही और सटीक आंसर 3 नंबर ही होगा। इंग्लिश देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहलाता है। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहलाता है। यही आपका सही और सटीक आंसर होगा और यही आंसर की में भी आपका दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बोला है नहीं रहेगी। तो कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, ये तो रहेगी, तो ये तो गलत हो गया। विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, ये तो रहेगी, तो ये भी गलत हो गया। चलिए
बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग करना, ये भी क्या होगा जी, होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। और तीसरा है तो चौथा तो पक्का सही ही होगा कि समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। जब भी बात पृथक पृथक बैठने की करते हैं तो वह सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को सम्मिलित करने का सही रणनीति नहीं होगी, तो गलत हो जाएगा ये, और यही क्या होगा, सही होगा आंसर आपका। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया और डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया। तो आप लोग को पता होगा कि डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित है, तो डिसेबिलिटी दैट इफेक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये तो दे दिया है, तो सी का क्या हो जाएगा जी, 1 होगा ही होगा, ये तो फिक्स हो गया। डिसग्राफिया को पकड़िए आप लोग, ग्राफिया मतलब होता है लिखना, तो जिसको लिखने में असमर्थता होती है, उसमें अक्षमता पाई जाती है, तो वह क्या होगा, डिसग्राफिया होगा। तो डिसेबिलिटी दैट इफेक्ट द एबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली, तो यही क्या होगा, सही होगा। तो डी का क्या सही होगा, डी का 2 सही होगा। तो बाकी ये 2 नहीं भी पड़ेगा ना, तो ये 2 मिला लीजिए तो आपको मिल जाएगा। सी का 1 कहाँ है, देखिए कहीं पर है ना, तो इसमें तो ए बी सी दिया ही नहीं है, तो हिंदी देख लेते हैं एक बार, हिंदी में होगा शायद, हाँ हिंदी में दे रखा है। चलिए तो सी का 1 बोले थे हम कि सी का 1 देखिए, तो सी का 1 कहाँ है, सी का 1 2 है यहाँ, सी का है ना, तो नहीं सी का 2 न बोले थे, सी का क्या बोले थे जी, सी का डिसकैलकुलिया है ना, तो लिखने की क्षमता सी का 2 और डी का सी का 2 और सी का 2, ये डिसग्राफिया, सॉरी थोड़ा सा ये हो रहा उल्टा पुल्टा, डिसग्राफिया क्या होगा, लिखने से संबंधित होगा, तो डी का 2 और कैलकुलिया मैथमेटिक्स से संबंधित होगा, तो सी का 3, डी का 2 सी का 3, यही मिला, ये डी का 2 और सी का 3, ये वाला ही सही है आपका। तो डी का 2 और सी का 3 हो गया। अब बाकी आप इसको भी मिला सकते हैं कि ए का 4 है ना, ए का 4 देख लीजिए, तो ये डिस्फेजिया क्या होता है जी, वह भाषा से संबंधित होता है, ये आपको पता है ना, फेजिया यानी कि उच्चारण में जब संप्रेषण कौशल में जब उस योग्यताओं को प्रभावित करता है, उच्चारण में दिक्कत होती है, तो उसे डिस्फेजिया बोलते हैं, अर्थात भाषाई विकार जो संप्रेषण यानी बातचीत करने में उच्चारण में योग्यताओं को प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा। और डिस्प्रोक्सिया होता है, डिस्प्रेक्सिया दोनों भी बात होता है। तो डिस्प्रेक्सिया जो ना मोटर संबंधित जो विकार होता है, उसी को हम डिस्प्रोक्सिया या डिस्प्रेक्सिया का नाम दिया गया है। तो चलिए सही और सटीक आपको आंसर मिल गया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, थोड़ा सोचने पर जोर दे रहा था। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। विद्यार्थियों सतत रूप से निगाह रख करके बिल्कुल नहीं, प्रत्याशित निपुणता कुछ कम करके बिल्कुल नहीं, शिक्षा और समस्या समाधान के विभिन्न तरीके अपना करके बिल्कुल सही और सटीक होगा। चलिए थोड़ा जल्दी खींच देते हैं आपको। बच्चों आप लोग रोक के आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। तो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना पड़े, अगर समस्या हो उसका समाधान ढूंढना पड़े, तो सबसे पहले उसको परिभाषित कीजिए, उसको समझिए, समस्या का फिर विश्लेषण कीजिए, फिर उसका परिकल्पना बनाइए कि क्या समस्या समाधान क्या हो सकता है, फिर उसका परीक्षण करके टेस्ट करके देखिए कि यह सही हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए बिल्कुल 3 नंबर सही होगा, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, यानी अपने अध्ययन कर रहा है तो अपना प्रदर्शन वह सुधार सकता है, वह खुद सक्षम है। बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है वह, तो जब बच्चे पर ही दे रहा है तो क्या होगा, बच्चों के प्रयत्न पर ही सफलता का श्रेय दे रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कि एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से रखनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल गलत है। केवल प्रतिभाशाली जेंडर वर्ग ये भी तो नहीं होगा, विशेष श्रेणी वाले विद्यार्थियों छोड़कर सभी से, बिल्कुल सही बात है कि जो विशेष श्रेणी वाले संबंध विद्यार्थी हुआ उसको छोड़ करके यानी कि सभी से आपको अपेक्षाएँ रखनी चाहिए, है ना। कुछ विशेष स्पेशल वाले बच्चा जो होता है उससे थोड़ा कम भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको सहायता दी जा सकती है। तीसरा चौथा तो आपका गलत ही हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए ये 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया अब कि किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया की जब बात करें तो क्या हो जाएगा जी, सामाजिक संरचनावादी होगा, एक नंबर होगा व्यवहारवादी, और ये तो कट ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं हमेशा असफल होऊंगा, और बच्चा हार गया है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल हारा सा थका सा लग रहा है कि वह मैं सफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, मुझसे होता ही नहीं है ना, हमसे होगा ही नहीं, हम कितना भी प्रयास कर ले, ऐसी भावना उसके मन में है। यह क्या दर्शाता है, तो यह क्या जाता है, अपसारी चिंतन का तो सवाल ही नहीं है, यथार्थवादी भी नहीं होगा, उपलब्धि परिपक्वता भी नहीं होगा, सीखी गई निसहायता या बेचारगी होगा, जिसे इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग हेल्पलेस कहते हैं, लर्न हेल्पलेस कहते हैं, यानी कि अधिगम आसक्ता कहते हैं, हेल्पलेसनेस, अधिगम असक्तता इसको हिंदी में बोलते हैं, या सीखेगी निसहायता। यही आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार खाली जगह का प्रयोग खाली जगह का प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, तो अनुभव जन अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन करने के लिए करना चाहिए। ये सवाल तो कई बार आ चुका है, आपको पहले भी हम समझा चुके हैं। अगला देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है, कब वो उन्नति करेगा। अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में रखते हुए न रखते हुए का तो सवाल ही नहीं है। अधिगम व्यक्तिगत संस्कृति को अध्ययन सामग्री और संकलनात्मक ढांचे में व्यवस्थित किया जाए। अध्ययन सामग्री जानकारी छोटे और संबंधित विचार दिया जाए। सामग्री परिभाषा और सूची हो जिसमें कोई उदाहरण नहीं, ये सब गलत है, और ये ही आपका सही है। ये वाला जो आपका है बिल्कुल सही है। ये क्या होगा, अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में व्यवस्थित किया जाए, ये नहीं होगा। उन्नति, अधिगम में उन्नति की होने की संभावना तब होगी जब अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में नहीं रखिए, यानी सब एक बार एक ही जैसा है और प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दीजिए। नहीं ना, प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री कैसे दे सकते हैं, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काट सकता है, तो सही ये था, इसको हम काट दिए थे तो इसका कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में व्यवस्थित किया जाए, ये सही लग रहा है कि अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में व्यवस्थित किया जाए, ये सही लग रहा है। अध्ययन सामग्री को जानकारी छोटे छोटे असंबंधित वर्गों में नहीं काटेंगे। अध्ययन परिभाषाओं सूची हो जिसमें कोई उदाहरण ना हो, ये तो कट ही गया, तो आपको 2 नंबर बिल्कुल हो गया। थोड़ा सा हम भटक गए थे सोचने के तरीके में, इसलिए आपको थोड़ा सा गलत बता दिए थे, लेकिन इसको सही कर दिए हैं। इंग्लिश आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग इज लाइकली टू इम्प्रूव व्हेन स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर। यही आपका क्या होगा जी, सही होगा। कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर में उसको ऑर्गेनाइज कीजिएगा स्टडी मटेरियल को, तभी बच्चा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो ये आपका सही और सटीक जवाब 2 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी के चक्कर में हो जाता है, क्या कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में कौन प्रभावशाली होंगे, ये पूछा है। वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय कि संगीत की धुन बजा देनी है, बिल्कुल सही लग रहा है। ये सब तो कट ही गया, जब आंसर मिल ही गया तो कट ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होती है तो इसका क्या अर्थ है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी या परीक्षार्थी परीक्षा में अगर असफल होता है तो इसका अर्थ होता है कि सिस्टम असफल हुआ है, विद्यालय असफल हुआ है ना, शिक्षक असफल हुआ है ना, सब पूरा व्यवस्था असफल हुआ है ना। तो ये होगा। बालक ने उत्तर अच्छी तरह से नहीं लिखी, ये गलत नहीं होगा। असफल, अभिभावक असफल हो गए हैं, उन्हें बालक अतिरिक्त ट्यूशन, ये तो ट्यूशन की कोई प्रावधान की जरूरत नहीं है। बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो वह व्यवस्था असफल होता है, इसका मतलब हुआ कोई बच्चे असफल होता है। तो ये लास्ट सवाल था आपका। इसके बाद आपका सवाल नहीं, एक और लास्ट सवाल है, ये 29वां सवाल था। देखिए लास्ट सवाल देख लीजिए आप लोग कि अभी कथन है कि विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। बिल्कुल सही बात व्याख्या कर रहा है, सही बात बोल रहा है। यह अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, ये भी सही है, और इसकी वह सही व्याख्या कर दिया है 2 शब्दों में। तो यह क्या, दोनों सही है और 8 सही व्याख्या
करता है एक नंबर ही आपका सही और सटीक हो जाएगा। दोनों गलत है, गलत है, गलत है, ये गलत है। तो आपको सही आंसर मिल गया। तो चलिए 30 क्वेश्चन आपको हम करा दिए हैं। 30 में 30 कितना आया है ज़रूर इसको देखिएगा, और हो सके तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।